Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to this second video of fluid flow process. आज हम जो पढ़ने लगे हैं वो है हमने सॉलिड्स और फ्लूइड्स के अंदर हमने एक डिफरेंस पढ़ना है। ठीक है, सॉलिड कौन से में सब्सटेंस को कहते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो अपनी शेप चेंज नहीं करते, जिनकी एक सॉलिड शेप होती है। और फ्लूइड वो चीज़ होती है जो कि बह सके, एनीथिंग दैट कैन फ्लो, वो होती है हमारे पास फ्लूइड। लेकिन आमतौर पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो चीज़ें होती थी वो स्टेट ऑफ मैटर तीन होती थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठोस, माया और गैस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ दो लिखी हुई हैं, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। तो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड? एक्चुअल स्टेट ऑफ मैटर्स आर ओनली टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज सॉलिड्स एंड सेकंड वन इज फ्लूइड। ठीक है, तो फ्लूइड्स के अंदर आगे अब बहने वाली जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है, एक आपका लिक्विड होता है और एक आपका गैस होती है। तो दोनों ही बहने वाली हैं, तो दोनों को हम मिला के फ्लूइड कहते हैं। तो पूरे फ्लूइड फ्लो प्रोसेस के अंदर जब भी वर्ड आएगा फ्लूइड, तो इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक आपका लिक्विड और एक आपका गैसेस। और जब सॉलिड की बात आएगी तो सॉलिड से मुराद है सॉलिड्स। ठीक है, तो सॉलिड और फ्लूइड के होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अब इसको पढ़ लेते हैं। कहता है मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है सॉलिड का, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स और लार्जर, देयरफॉर मोर क्लोजली पैक्ड होते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉलिड्स के अंदर ज्यादा होती हैं। अब कहता है सॉलिड्स कैन रेजिस्ट टेंजेंशियल स्ट्रेस in a static condition whenever a solid is subjected to the shear stress. ठीक है, अब आपने ये सपोज करना है कि अगर लेट्स सपोज आपके पास एक किस तरीके का कोई डब्बा है, लेट्स सपोज, ठीक है, सपोज करो अगर आपके पास कोई इस तरह का डब्बा है। ठीक है, shear स्ट्रेस क्या होती है? shear स्ट्रेस ये होती है कि अगर आपके पास इस तरह का कोई डब्बा है तो इसके ऊपर दो तरीके की फोर्स लग सकती है, एक नॉर्मल, ठीक है, और एक इस सरफेस के पैरेलल। ठीक है, अब वो सरफेस, वो फोर्स, दीज आर टू फोर्सेस। ठीक है, वो फोर्सेस जिसने इसको इलोंगेट या कंप्रेस करना है, यानी कि अगर मैं कंप्रेस इसको करूं तो या तो इसकी, इस बॉक्स की जो लेंथ है वो डिक्रीज होगी अगर ये एरोहेड नीचे की तरफ है, अगर ये एरोहेड ऊपर की तरफ हो तो ये इसको इलोंगेट करेगी। सिमिलरली अगर मैं इसके सरफेस के पैरेलल इसको लगाऊं, जस्ट लाइक आप अपने सपोज करें कि अगर आपके हाथों में एक ताशों वाली गद्दी है, तो अगर आप उसकी एक सरफेस को थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि जो ताशों की गद्दी है उसका हर कार्ड थोड़ा थोड़ा आगे निकल जाएगा। थोड़ा थोड़ा आगे निकलेगा तो वो जो रेक्टेंगुलर शेप है गद्दी की वो थोड़ी सी डीफॉर्म हो जाएगी। तो वो कैसे हुआ? जब आपने ऊपर वाले कार्ड के ऊपर अपने हाथ से एक पैरेलल फोर्स लगाई। ठीक है, तो इस वजह से जो आपकी ताशों वाली गद्दी है वो रेक्टेंगुलर शेप से एक लंबाई वाली शक्ल में चली गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि वो फोर्स ये सरफेस के ऊपर अप्लाई हो पैरेलल टू द सरफेस। ठीक है, और इसको कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, और या इसको shear स्ट्रेस भी बोलते हैं। और जो फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस लगती है, 90 डिग्री टू द सरफेस लगती है, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या इसको हम कहते हैं कंप्रेशनल या इलोंगेशनल स्ट्रेसेस। व्हेनेवर सॉलिड इज, अच्छा ठीक है, अंडरगो डेफिनेट डिफॉर्मेशन अल्फा, जैसे ताशों वाली गद्दी से आपने याद रखना है कि ये डेफिनेट डिफॉर्मेशन अल्फा में जाता है, यानी कि वो जो, अब अगर आप सपोज करो ना कि अगर एक ताशों वाली गद्दी ऐसे थी, ठीक है, तो अब ये वाली जो स्ट्रेट सरफेस है ये अब थोड़ी सी आगे चली जाएगी। ठीक है, और ये वाली भी थोड़ी सी आगे चली जाएगी। ठीक है, तो ताशों वाली गद्दी जो है वो कुछ इस तरीके की वो शक्ल इख्तियार कर लेगी। तो ये जो एंगल बना है ना, ये वाला जो एंगल है, दैट इज अल्फा। ठीक है, दिस इज एंगल अल्फा। ठीक है, बराबर। सम लिमिटिंग कंडीशन, सॉलिड्स may regain partly or fully its original shape when
दी टेंजेंशियल स्ट्रेस इज रिमूव। ठीक है, तो जब हम सॉलिड्स के ऊपर टेंजेंशियल स्ट्रेस रिमूव करते हैं तो ये वापस अपनी शक्ल पे आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ठीक है, तो अब फ्लूइड्स में क्या है, लेस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। जैसे लिक्विड और गैसेस में देख लें कि कॉम्पैक्ट मतलब बहुत ज़्यादा टाइट कह सकते हैं, या ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर स्मॉलर देयरफॉर मोर लूजली पैक्ड। हाँ, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है टाइटली पैक्ड, और ये लूजली पैक्ड होते हैं। फ्लूइड्स कैन नॉट रेजिस्ट टेंजेंशियल स्ट्रेस इन अ स्टैटिक कंडीशन। अब जब आपने फ्लूइड के ऊपर स्टैटिक कंडीशन में जब आपने टेंजेंशियल स्ट्रेस लगानी है तो ये उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते। मसलन जब आप सॉलिड्स के अंदर टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाएंगे तो सॉलिड अनटिल अनलेस कि आपकी जो अप्लाइड फोर्स है वो सॉलिड की स्ट्रेंथ से ज़्यादा ना हो जाए तो वो सॉलिड जो है ना वो उसको विदस्टैंड कर जाएगा। जैसे आप अपने हाथ में एक क्यूबिकल कोई बॉक्स लें, अब आप उसकी ऊपर वाली सरफेस से जितनी मर्जी पैरेलल फोर्स लगाते हैं तो वो इस शक्ल में नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन जबकि जो फ्लूइड्स हैं तो वो इस शक्ल में चले जाते हैं। जैसे ताशों वाली गद्दी की मैंने एग्जांपल दी है, वो प्रॉब्लम है इस चीज़ की। ठीक है, ये वाली। ठीक है, और ये वाली जो फिगर है ये इस चीज़ को डिनोट कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको देख लेना। व्हेनेवर अ फ्लूइड इज सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस, नो फिक्स डिफॉर्मेशन, कोई फिक्स शियर। अब शियर स्ट्रेस का मतलब समझ लगे आपको कि जब हम कोई फोर्स सरफेस के पैरेलल लगाते हैं, जस्ट लाइक आप पानी की सरफेस के ऊपर किश्ती चल रही है ना, किश्ती चल रही है तो अब किश्ती टेंजेंशियल स्ट्रेस लगा रही है पानी के ऊपर, या आपकी एक लकड़ी चल रही है तो वो सरफेस के पैरेलल लगा रही है ना फोर्स, तो वो आपकी टेंजेंशियल स्ट्रेस। सिमिलरली आप एक पत्थर फेंकते हो तो वो पानी के ऊपर जो फोर्स लगाएगा दैट इज परपेंडिकुलर फोर्स। कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन टेक प्लेस अंटिल द शियर स्ट्रेस इज अप्लाइड। जब तक शियर स्ट्रेस अप्लाई होती रहती है कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अ फ्लूइड कैन नेवर गेन इट्स, जैसे फ्लूइड के अंदर हम टेंजेंशियल स्ट्रेस रिमूव करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल जो शक्ल है वो रिगेन नहीं कर सकता। ठीक हो गया, चलें जी, अब हम अगले पे चलते हैं, अगली स्लाइड पे। हाँ जी, आइडियल फ्लूइड। एन आइडियल फ्लूइड इज अ फ्लूइड दैट हैज सेवरल प्रॉपर्टीज दैट आर इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, अच्छा इसको हम ना बाद में देखते हैं क्योंकि अभी आपको इनकम्प्रेसिबल, रोटेशनल और नॉन विस्कस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये हम पढ़ने के बाद ना दोबारा फिर इस स्लाइड पे आएंगे। देखिए, अभी फ्लूइड फ्लो प्रोसेस में हमें पता चल गया कि हमने फ्लूइड का जो फ्लो है उस प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग करनी है सब्जेक्ट में। तो हमें पता चल गया कि फ्लूइड क्या है। फ्लूइड्स में दो चीज़ें आती हैं, लिक्विड और गैसेज, और वो चीज़ें होती हैं फ्लूइड जो बह सकें। अब ये जो फ्लूइड है, आपने दुनिया में किसी भी बंदे की जब स्टडी करनी है, फ़र्ज़ करें मैं ये कहता हूँ कि एनीवन कम टू यू एंड से दैट अ गुड मैच इज़ प्रपोज टू ऑल ऑफ यू। मतलब ये कि एक बंदा आपके पास आता है और वो आपको कहता है, आप सबको कहता है कि भाई आपका मैंने एक अच्छे से ना एक जगह पे, मतलब आप लोगों के लिए एक अच्छा मैच मौजूद है। ठीक है, या आपके मोहल्ले में एक बंदा है, वो आप कहते हो कि वो नया आया है, लेट्स सपोज, तो आपने उसके बारे में स्टडी करना है कि वो बंदा कैसा है। तो आप सबसे पहले क्या चीज़ चेक करोगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करोगे। ठीक है, आप कैसे कि वो बंदा, प्रॉपर्टी क्या है, वो बंदा बिहेवियर उसकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसका इंट्रैक्शन एक प्रॉपर्टी है, उसके रहने सहने का तरीका उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो गुस्से में कैसा बिहेव करता है ये उसकी एक प्रॉपर्टी है। तो आप सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप उसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करोगे। तो सिमिलरली अगर हम फ्लूइड के फ़्लो को चेक करना चाह रहे हैं तो भाई क्वेश्चन ये है कि हमने ये बात कर तो ली कि एनीथिंग दैट कैन फ्लो, अब उसमें लिक्विड और गैसेज आ गई। अब जब मैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी नज़र दौड़ाता हूँ तो मुझे तो बहुत सारे लिक्विड्स और गैसेस मिलती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो मैं अपने घर से स्टार्ट अगर ले लूँ तो पीने वाला वाटर और तरह का है, सर में लगाने वाला सरसों का तेल और तरह का है। अगर मैं मोटरसाइकिल की बात करूँ, मोटरसाइकिल में वो लुब्रिकेशन वाला ऑयल और तरह का है, उसमें डलवाने वाला पेट्रोल और तरह का है। ठीक है, तो ये सारे तो डिफरेंट टाइप के हैं। तो मुझे भी पता कैसे चलेगा कि एक लिक्विड या एक जो गैस है वो दूसरी गैस से कैसे डिफरेंट है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले फ्लूइड की ऑन जेनेरिक बेसिस कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करनी पड़ेंगी
जिनको मैं ये कहूँगा कि मेरा जो फ्लूइड है ये प्रॉपर्टीज़ हर तरह के फ्लूइड के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अब हम वो जेनेरिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो स्टडी करेंगे। तो फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेन वो डेंसिटी है, स्पेसिफिक वेट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, कंप्रेसिबिलिटी है, सरफेस टेंशन है, कैपिलरिटी है और विस्कोसिटी है। चलें हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले डेंसिटी है। डेंसिटी को आपने ऐसे समझना है कि ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब जब तक ये मास पर यूनिट वॉल्यूम आपको इमेजिनेशन में क्लियर नहीं होगा ना, ठीक है, तब तक ये मास पर यूनिट वॉल्यूम जस्ट एक डेफिनेशन ही रहेगी आपकी नज़र में। तो आपने इसको ऐसे सपोज करना है कि फ़र्ज़ करें आपने एक गिलास के अंदर वाटर लिया हुआ है। ठीक है, आपने एक गिलास के अंदर वाटर लिया हुआ है। अब आप उस गिलास को ऊपर तक फुल भर लें, आप उस गिलास को ऊपर तक फुल भर लें। ठीक है, अब आप ये सपोज करें कि अगर मतलब फुल भरने के बाद अगर ये जो उसका इनिशियल वॉल्यूम है, अब इनिशियल वॉल्यूम कितना है वाटर का, जितना उसका गिलास का वॉल्यूम है। ठीक है, अब अगर मैं इस लिक्विड को के ऊपर से प्रेशर लगाऊं और ये जो लिक्विड है ये प्रेस हो जाए और ऊपर मज़ीद स्पेस पैदा हो जाएगी गिलास में। जब मज़ीद स्पेस पैदा होगी तो मैं इसका मतलब ये हुआ कि मैं मज़ीद उसके अंदर लिक्विड डाल सकता हूँ। इमेजिन करें इस चीज़ को ज़रा कि आपके हाथ में एक गिलास है, आपने उसको लबालब भरा हुआ है, फुल भर दिया आपने। अब भरने के बाद अब आपने उस वाटर के ऊपर लगाया प्रेशर। डेफिनेटली अब जो वाटर है तो वो प्रेस नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि ये इनकम्प्रेसिबल है। कॉम्प्रेस मतलब दबने वाला, इनकम्प्रेस ना दबने वाला। तो जब हम प्रेशर लगाएंगे तो वो दबेगा नहीं, जब दबेगा नहीं तो ग्लास के अंदर मज़ीद स्पेस पैदा नहीं होगी। सिमिलरली अगर मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फ़र्ज़ करो आप इसी गिलास के अंदर लबालब एक रुई भर देते हो। ये अब फ्लूइड की एग्जांपल नहीं है, फ्लूइड में मैं सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल देने लगा। अब लेट्स सपोज एक गिलास के अंदर आपने रुई भर दी। अब रुई को जब आपने प्रेस किया तो वो नीचे चली गई। इनिशियल वॉल्यूम उस रुई का कितना था, जितना उस गिलास का था, लेकिन जब आपने उसको प्रेस किया तो ऊपर गिलास में स्पेस पैदा हो गई। जब स्पेस पैदा हुई तो अब उस स्पेस में उतने ही वॉल्यूम में जितना उसका इनिशियल वॉल्यूम था आप ज़्यादा रुई ऐड कर सकते हो। जब ज़्यादा रुई आपने ऐड कर ली, ठीक है, ज़्यादा कॉटन आपने ऐड कर दी, तो अब वॉल्यूम तो उतना ही है, ये वाला वॉल्यूम उतना ही है, लेकिन अब मास बढ़ गया है। तो अब मैं क्या ये कह सकता हूँ कि उस गिलास के अंदर जो रुई की डेंसिटी है वो बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि बेसिकली उसका मास बढ़ा है, वॉल्यूम तो उतना ही है। ठीक है, तो वो उसका मास बढ़ गया, उसका मास बढ़ जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली जब हम बात करते हैं ना किसी लिक्विड की, तो उसका मतलब ये होता है कि जब हम उसको कंप्रेस करें ना तो वो कंप्रेस हो जाए। जब वो कंप्रेस हो जाएगा तो वो हो गया कंप्रेसिबल लिक्विड। वो क्या होगा? कंप्रेसिबल। अब कंप्रेस होने से हुआ क्या? कंप्रेस होने से उसकी डेंसिटी चेंज हुई है। अब ये क्वेश्चन है कि डेंसिटी उसकी क्यों चेंज हुई है? डेंसिटी चेंज इसलिए हुई है कि उसका मास चेंज हुआ है, कि अब वो कंप्रेस हो गया किसी भी कंटेनर के अंदर, अब उसमें मज़ीद स्पेस पैदा हो गई। जब मज़ीद स्पेस पैदा हो गई तो उतने ही वॉल्यूम में हम मज़ीद लिक्विड पैदा कर सकते हैं, मज़ीद लिक्विड डाल सकते हैं। तो उतने ही वॉल्यूम में, जब फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक गिलास था, ठीक है, गिलास के अंदर लेट्स सपोज कोई लिक्विड था, वो पहले 10 लीटर था, ठीक है। अब उस गिलास के अंदर जब मैंने कंप्रेस किया तो वो कंप्रेस हो गया। अब उसके अंदर स्पेस लेट्स सपोज पैदा होगी 1 लीटर और की, तो अब मैंने उसमें मज़ीद 1 लीटर पानी डाल दिया, तो अब वॉल्यूम तो उतना ही रहा है गिलास का, तो अब लेकिन अब उसमें मास कितना आ गया? 11 लीटर। तो अब ये उसकी डेंसिटी बढ़ गई है। सिमिलरली डेंसिटी कम भी हो जाती है जब किसी चीज़ से मास निकल जाता है। तो जैसे गैसेस को अपना टेम्परेचर दें तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। ओह सॉरी माय मिस्टेक। जब आप फॉर एग्जांपल जब आप लिक्विड को हीट दें,
तो ही मतलब जब आप लिक्विड को हीट देंगे तो उसका मास कम होगा, क्योंकि वो फासले पे जाएंगे, वो लिक्विड एक्सपेंड करेगा, ठीक है। लिक्विड जब एक्सपेंड करेगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी। तो जो प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ती है, प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ती है, और टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम होती है, ठीक है। ये आपने इसको फिज़िकली याद रखना है। फिज़िकली ये याद रखना है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूं तो डेंसिटी किसी भी लिक्विड की क्या होगी, आप लोगों ने जिसको हम कहते हैं ना पर यूनिट वॉल्यूम। अब पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल एक आप ऐसा डब्बा लो जिसकी लेंथ भी 1 हो, विड्थ भी 1 हो और हाइट भी 1 हो। फॉर एग्जांपल आप कभी में भी आपको इत्फाक हुआ बजरी वगैरह ख़रीदने का, तो आप जाते हैं तो उसके हाथ में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है ना, जिसको वो भर के देता है, तो वो यूनिट वॉल्यूम होता है। अब उस यूनिट वॉल्यूम के अंदर फ़र्ज़ करो आप उस यूनिट वॉल्यूम को पानी से भर दो, तो वो जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा, वो उस वॉल्यूम के अंदर पानी का जितना मास आएगा वो पानी की डेंसिटी बन जाएगी। और फ़र्ज़ करो उसको शहद से भर दो, तो उस वॉल्यूम के अंदर जितना शहद आएगा तो वो शहद की डेंसिटी बन जाएगी। तो बेसिकली डेंसिटी क्या हुई, डेंसिटी इज़ अ मास विच कम्स विद इन अ स्पेसिफाइड वॉल्यूम, जो कि एक वॉल्यूम के अंदर आता है। तो आपने इसको याद रख लेना है। डेंसिटी को इसीलिए भी हम भारीपन या गाढ़ापन भी कहते हैं डेंसिटी को, कि अगर कोई लिक्विड गाढ़ा है या वो भारी है तो उसका क्या मतलब है कि उतने ही वॉल्यूम के अंदर अगर एक डब्बे के अंदर आप एक भारी यानी कि कोई लुक टाइप मटेरियल डाल दो तो वो आपको उठाना मुश्किल होगा। अगर उसी बाल्टी के अंदर आप कोई वाटर डाल दो तो वो इजीली उठा लोगे। क्या मतलब है कि एक बाल्टी तो एक ही है, लेकिन उसमें आने वाला जो मास है वो डिफरेंट लिक्विड्स का डिफरेंट है। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब उसका मास ज़्यादा है। तो इसलिए फ्लूइड के अंदर बहुत सारे केसेस के अंदर हम मास को रिप्लेस करेंगे डेंसिटी के साथ, क्योंकि लिक्विड जो होता है वो डेंसिटी के अंदर उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। आई होप कि अब आपको समझ लग गई होगी डेंसिटी की। स्पेसिफिक वेट जो होता है ना, ये भी बिल्कुल डेंसिटी की तरह ही होता है, लेकिन इसको भी अंडरस्टैंड आपने करना है, ये वेट पर यूनिट वॉल्यूम है। अब देखो ये हम कह रहे हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर एक कंटेनर के अंदर आपका जितना मास आ रहा है तो वो आप उस मास को आप कहोगे कि ये मेरी डेंसिटी है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप उस मास को मेजर कैसे करोगे। उस मास को मेजर नहीं कर सकते आप, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक तराजू, जिसको पंजाबी में तड़कड़ी कहते हैं, हमारे पास सिर्फ एक बैलेंस होता है, वेट बैलेंस होता है या तराजू होता है, जिससे हम उसका वज़न, उसका वेट फाइंड कर सकते हैं। मतलब अगर आपने एक कंटेनर के अंदर कोई गिलास के अंदर पानी लिया हो ना, तब गिलास का कितना वज़न है, ठीक है, वो कैसे फाइंड करोगे। वो फाइंड करने के लिए आपको डेफिनेटली उसको किसी तराजू के ऊपर रखना पड़ेगा। जब आप उसको किसी तराजू के ऊपर रखोगे तो क्या होगा, वो आपको उसका वेट देगी, ना कि मास देगी। तो मास को वेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हमारे पास मास को वेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास रिलेशन होता है W इज इक्वल टू mg, ठीक है, W इज इक्वल टू mg। जब मास के अंदर हम ग्रेविटी इफेक्ट इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वेट बन जाता है। जब मास के साथ हम ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वेट। ओरिजिनली जो हमारा बैलेंस होता है, स्प्रिंग बैलेंस या तराजू होता है, वो हमें वेट दे रहा होता है, वो हमें क्या दे रहा होता है। जब वो रीडिंग जो आती है हम उसमें से ग्रेविटी इफेक्ट एलिमिनेट कर देते हैं, यानी कि उसको डिवाइड कर देते हैं ना ग्रेविटी से, वेट को जो हमारे पास आ रहा होता है ग्रेविटी से डिवाइड कर देते हैं, तो फाइनली जो हमारे पास चीज़ बचती है वो होती है मास। तो सिमिलरली आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर को तराजू के ऊपर रखा, आपके पास वेट पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। अब जो भी आपके पास रीडिंग आई है उसको आप ग्रेविटी से डिवाइड कर दो तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, आपके पास डेंसिटी बन जाएगी। तो सिमिलरली जब मैं ये कहूँ कि ओमेगा को मैं ग्रेविटी से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगी, वो चीज़ डेंसिटी के बराबर आ जाएगी। तो हमारे पास एक और रिलेशन भी होता है कि ओमेगा
ओमेगा बाई जी इज इक्वल टू डेंसिटी, ओमेगा डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू डेंसिटी। तो आई होप कि अब आपको स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी की समझ लग गई होगी। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे है जी स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब जब बात चल रही है वज़न की, तो हम बात ये करते हैं मतलब उसके भारीपन की। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अपना रोल प्ले करती है, जो कि ये बताती है कि आपका लिक्विड जो है वो कितना भारी या कितना हल्का है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पता होगा कि जब हम बात करते हैं कि जनाब एक कार जो है वो कितनी तेज़ मूव कर रही है, कितनी आहिस्ता मूव कर रही है, तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है कि भाई अगर ये कार जो है ये 8 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी और ये 10 से मूव कर रही थी, हम कहते हैं 10 वाली जो है वो ज़्यादा तेज़ मूव कर रही है। तो हमें एक स्टैंडर्ड फिक्स करना पड़ता है हमेशा। या फिर अगर आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में बात करें तो हम जब कोई चीज़ वेट करते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड हमने बनाए हुए हैं, 1 किलो का बाट, 2 किलो का, 5 किलो का, इस तरीके से। तो हम उनके साथ एक्चुअल में कंपेयर करते हैं। फर्ज़ करें आपने 1 किलो आलू ख़रीदे हैं तो उसको हम कंपेयर करेंगे जो हमारे पास स्टैंडर्ड 1 किलो का मौजूद है। तो दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि जो मेरे आलू हैं वो भी 1 किलो बाट के बराबर हो गए हैं। तो सिमिलरली व्हाट अबाउट लिक्विड्स, लिक्विड्स की जब हम बात करेंगे तो लिक्विड्स को कैसे डिफाइन करेंगे कि यार लिक्विड हल्का है या भारी है। अब मैं कहता हूँ कि यार एक लिक्विड बहुत हल्का है, आप कहोगे किससे हल्का है। अब फिर इस लिहाज से अगर कोई स्टैंडर्ड हम फिक्स ना करें तो दुनिया का भारी से भारी लिक्विड भी हल्का ही होगा, क्योंकि पता नहीं किस कायनात में उससे ज़्यादा कितने भारी लिक्विड होंगे। तो फिर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं चलो ठीक है आप ये काम कर लो, अगर आपने कंपैरिजन ही करना है ना तो आप वाटर को अपना स्टैंडर्ड मान लो। हम जिसका वेट वाटर के बराबर होगा ना, जिसका वेट वाटर के बराबर होगा, हम ये कहेंगे कि अब याद रखो वेट का मैंने बता दिया। वेट क्या है? वज़न, जिसमें ग्रेविटी इफेक्ट इंक्लूडेड है। मास में ग्रेविटी इफेक्ट इंक्लूडेड नहीं है। तो अब मैं बात ये कर रहा हूँ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को कहते हैं कि जनाब ठीक है वाटर के वेट को फिक्स कर लो। जो लिक्विड कोई ऐसा दुनिया का लिक्विड जिसका वाटर के वेट से वेट कम होगा तो हम कहेंगे कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, वो हल्का है। अगर किसी के वाटर के वेट से ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो वाटर से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसका एक फार्मूला बना लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ नथिंग, इट्स जस्ट अ कंपैरिजन बिटवीन द वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ दैट लिक्विड। फर्ज करो मैं यहाँ पे कोई ऑयल, मोबिलाइल ऑयल ले लेता हूँ। अब अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मोबिलाइल ऑयल का जो वेट था वो मेरे पास आया, फ़र्ज़ करो एक मिसाल है, कोई भी लिक्विड है उसका वेट आया 9 किलोग्राम, और फ़र्ज़ करो वाटर वेट ऑफ वाटर था फॉर एग्जांपल, मतलब ये हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं, वो आया 10। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू आएगी 0.1। अगर फ़र्ज़ करो मेरे पास कोई मतलब मेरे पास एक लिक्विड ही वाटर है, ठीक है, या कोई ऐसा लिक्विड है जिसका ऊपर भी वेट 10 है, ठीक है, और नीचे वाटर का वेट भी 10 है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई उसकी 1। तो इस पे हम क्या कहेंगे कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी हो लेस देन 1 तो हम कहेंगे कि वो जो लिक्विड है वो वाटर से हल्का है। अगर वो इक्वल टू 1 होगा तो हम कहेंगे कि वो लिक्विड जो है वो वाटर के बराबर है। और अगर ये ग्रेटर देन 1 है, फ़र्ज़ करो ये 12 हो जाता है ऊपर वेट ऑफ दैट लिक्विड और वाटर हो जाता है 10, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.1 समथिंग ऐसे आएगा। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो हम कहेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू जो ग्रेटर देन 1 होगी हम कहेंगे कि वो लिक्विड वाटर से भारी है, और अगर वो इक्वल टू 1 होगा तो हम कहेंगे कि वो लिक्विड के बराबर, वाटर के बराबर है, और अगर वो लेस देन है तो हम कहेंगे कि वो वाटर से हल्का है। तो आई होप कि स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको समझ लग गई होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ अ कंपैरिजन, स्पेसिफिक वेट इज़ अ वज़न included gravity, and density is a वज़न by eliminating gravity। ठीक है, तो ये चीज़ें ठीक है। आगे कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल का मैंने बता दिया कि जिसमें डेंसिटी चेंज हो वो कंप्रेसिबल, और जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट रहे जस्ट लाइक वाटर वो इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, तो ये हमारे कंप्रेसिबल ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो भी ख़त्म हो गया। मैं अपने लेक्चर प्लान में देख लेता हूँ कि आज हमारे लेक्चर प्लान में कौन से आर्टिकल इंक्लूड थे। ये हमारा 13 वाला वीक चल रहा है। डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉलिड्स एंड फ्लूइड पढ़ लिया, गैसेज एंड लिक्विड एंड आइडियल फ्लूइड रह गया। आइडियल फ्लूइड पे हम चलते हैं अब।
ये एक स्लाइड जो मैंने कहा था कि ये हमारी रह गई है। एन आइडियल फ्लूइड इज़ अ फ्लूइड दैट हैज़ सिवरल प्रॉपर्टीज़। अब देखें कौन सा फ्लूइड आइडियल है जो कि जिसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी। एक तो वो इनकम्प्रेसिबल होगा कि इसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी, इरोटेशनल होगा कि वो घूम नहीं रहा होगा, वो फ्लूइड स्मूथ होगा और उसमें कोई टर्बुलेंस नहीं होगी, नॉन विस्कस यानी कि उसमें कोई विस्कोसिटी नहीं होगी, इंटरनल फ्रिक्शन उसकी ज़ीरो होगी। आइडियल फ्लूइड जब हम यूज़ करेंगे वो हम दो इक्वेशन में यूज़ करेंगे, कंटिन्यूटी और बर्नौली इक्वेशन। आइडियल फ्लूइड डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट इन नेचर बट रिमेन यूज फॉर फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम। तो आइडियल फ्लो जो होता है वो ऐसा फ्लो है जिसकी डेंसिटी और विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है और वो स्ट्रेट चलता है, ठीक है। तो वो मतलब आइडियल फ्लो होता है, लेकिन ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। बस हम इसको कंटिन्यूटी और इसको बेस बना के, मतलब हम जब डेरिवेशन करते हैं तो हम स्टैंडर्ड से करते हैं और हम जस्ट लाइक जैसे हम कहते हैं कि जी एफिशिएंसी 100% है, तब 100% तो एफिशिएंसी किसी की नहीं है, तो हम चीज़ों को अप्रोच करवाते हैं उस तक लेके जाने के लिए। तो सिमिलरली जब हम कोई किसी चीज़ की डेरिवेशन करते हैं तो हम हाईएस्ट स्टैंडर्ड रख के करते हैं कि भाई दुनिया में कोई ऐसा लिक्विड हो जिसकी फ्रिक्शन ज़ीरो हो और डेंसिटी भी, और मतलब जिसकी विस्कोसिटी भी ज़ीरो हो और उसकी डेंसिटी भी ना चेंज हो। तो ऐसा तो दुनिया में कोई लिक्विड नहीं है। मोबिलाइल भरवाते हो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी पतला हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपने ये यहाँ पे आइडियल फ्लूइड तक हमने कर लिया। आगे फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी हमने स्पेसिफिक, इनकम्प्रेसिबल, ये हमने ये 2 वीक्स का जो काम है, जस्ट छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, ये बेसिकली 2 वीक्स का काम नहीं है, ये 1 ही वीक का काम है। तो अगले लेक्चर के अंदर हम विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और ये वाली चीज़ें हम रीड करेंगे, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।